एक्सरसाइज जो लास्ट पेज पे होती है चैप्टर के अंदर, पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और अब हम सीरियसली चलेंगे, ठीक है। अभी तक हमने उसमें बीच में क्वेश्चंस उठाए। क्यों उठाए थे? क्योंकि वो कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन होता है। जब हम कहेंगे कोई टॉपिक पढ़ता है लॉ ऑफ कंजर्वेटिव मोमेंटम, उसके लिए हम न्यूमेरिकल भी करते हैं उसके साथ, ठीक है, सो दैट द स्टूडेंट्स विल गेट क्लियर द कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। तो अब हम जाएंगे डायरेक्ट। अभी तक हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पे एक दो न्यूमेरिकल्स किए हैं, सेम मास पे भी और डिफरेंट मास पे भी। तो आज हम जाएंगे आप सीरियली। अब कितने क्वेश्चंस इसमें है, 1-2 दिन लगेंगे इस चैप्टर को, तो ये क्लियर हो जाए। ये बोलता है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, क्वेश्चन नंबर 1, कि अगर आप नेट जीरो फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसके अंदर आएगा जीरो वेलोसिटी, अगर ये पॉसिबल है फिर कंडीशन बोलो, अगर नहीं है फिर भी कोई एग्जांपल दे दो, ठीक है। ये पॉसिबल है। जब हमने पहले पढ़ा था फोर्स एंड इट्स टाइप्स, वहां से हमने पढ़ा था बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड फोर्स से क्या होता है, बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होता है। अगर रेस्ट में है रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है मोशन में ही रहेगा। तो स्टेटस कौन चेंज करता है? स्टेटस चेंज करता है कौन? दैट वी कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जीरो वेलोसिटी मींस नो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी मींस दैट वी कॉल्ड एज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रेस्ट बॉडी इज जीरो। Initial velocity is considered as zero for the rest bodies. When we are applying equal forces on all directions, what we have told at that time, no change, no velocity. When there is no change in the motion, when there is no change of the body, then we can say that the body is at rest. It is at rest and it will remain at remain at rest. That means zero force. इसी को हम कहते हैं 10 ऑल साइड से ये आता है इक्वल फोर्स, इक्वल। इसमें है पॉसिबिलिटी किसकी? जीरो वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी क्या होता है? वेदर इट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल तो इसको होता ही जीरो है, फाइनल भी इसका जीरो है, फाइनल भी इसका, यहां से हम लिख सकते हैं इनिशियल एज वेल एज फाइनल, एज वेल एज फाइनल। बैद में आप लिखेंगे, ठीक है, इनिशियल एज वेल एज फाइनल। इसके साथ ये दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा बोलता है कि जब हम कारपेट को रॉड से बीट करते हैं, ठीक है, तो उससे डस्ट कैसे बाहर आता है, ठीक है, आप समझ रहे हो? हाँ, जब हम कारपेट को रॉड से, वुडन रॉड से बीट करते हैं, बीटिंग करते हैं, तो डस्ट कैसे बाहर आता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ, सॉरी बाय फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ओवर द डस्ट। हमने बाहर से फोर्स लाया, किसका? रॉड का, वो डस्ट पे लग गया, हेंस डस्ट कम्स आउट। डस्ट वाज इन रेस्ट स्टेट, डस्ट वाज इन, एंड बाय बीटिंग द रॉड dust goes in the motion state and hence it comes out from the carpet. It comes out from the by the concept of Newton's first law. External unbalanced force is applied over the dust. यहाँ से जो तीसरा क्वेश्चन है ये बोलता है कि ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं, खासकर सोमो होगा या बस होगा, उसके ऊपर जो सामान होता है पैसेंजर्स का, वो बैग्स होते हैं, ट्रंक होता है, ये क्यों कहा जाता है? ड्राइवर इनको क्यों कहता है कि इसको बांधो, रस्सी से बांधो? क्यों? कॉमन सेंस का रीजन हम बताएंगे कि ये गिरेगा, कि ये गिरेगा, चलने से गाड़ी इधर इधर जाती है, ये गिरेगा, यही है इसका रीजन भी। उसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ, इसका भी रीजन ये है, ड्यू टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दैट वी कॉल्ड एज एक्सटर्नल फोर्स। जब गाड़ी कर्व पे जाती, इधर ये जाएगी, इधर इधर, थोड़ा सा इसमें ये गिर सकता है, या सामान टूटेगा या गिर सकता है जब ये कर्व के ऊपर जाता है, ठीक है, उस वक्त ये सीधे बाहर जाएगा। जब सोमो या गाड़ी चलती है कर्व के ऊपर, पूरा फोर्स उसका दूसरी साइड जाता है, तो हेंस वी कैन से दैट बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, आल्सो बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ,
वी कैन सी डेट द लगेज, वो सामान जो उसके ऊपर होगा, ट्रंक होगा, बैग होगा, कोई चीज होगा, वो गिर सकता है। वो क्या है उसके अंदर, जब हमने रखा रेस्ट पे रहता है, वो क्या रहता है, जब गाड़ी चलती है तो उस सामान में भी वो मोशन आता है। Hence we can see that जब ये प्लेन पे अगर चलेगा स्ट्रेट रोड से गिरने का ज्यादा खतरा नहीं होता है, मगर जहां से कर्व्स होते हैं वहां से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगता है। Hence the luggage will fall down. So drivers advised passengers to tie the luggage. tie the इस सामान को आप बांध के रखें, ठीक है। It is also by Newton's first। अब यहां से चलेगा ये न्यूमेरिकल 1। ये क्या बोलता है कि ये बोलता है कि मास ऑफ द ट्रक 7 न्यूटन है। क्या है मास ऑफ द ट्रक, क्या है 7 सॉरी न्यूटन नहीं, मैट्रिक टन। मैट्रिक, एक मैट्रिक टन होता है 1000 केजीज, एक मैट्रिक टन होता है 1000। 7 मैट्रिक टन कितने बनेंगे 7000 केजीज। सो द मास ऑफ द ट्रक इज 7000 केजीज। कितना है 7000 केजीज। फिर ये बोलता है कि ये कवर करता है डिस्टेंस 400 मीटर का। क्या करता है 400 मीटर का डिस्टेंस ये कवर करता है, ठीक। इन द टाइम ऑफ 20 सेकंड्स, इन द टाइम ऑफ 20 सेकंड्स, ठीक है बेटा। तो अब हम ये हमें बोलता है कि आप हमें वो फोर्स निकाल के दे दो जिससे ये गाड़ी चलती थी, ये ट्रक चलता है। हाँ अभी हम कह रहे थे वो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, वो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स चेंजेस द स्टेटस, एंड दैट वेरी सेकंड लॉ गिव्स द मेजरमेंट ऑफ दैट फोर्स। कितना लग गया किस बॉडी के ऊपर, ज्यादा मास है ज्यादा लगेगा फोर्स, कम मास है कम लगेगा फोर्स। और उसका कैलकुलेशन हम किस कांसेप्ट से करते हैं, सेकंड लॉ इक्वेशन F = m। तो यहां हम F इस्तेमाल करते हैं केजी, हमें मास गिवन था मगर हमें एक्सेलरेशन पता नहीं। हमें इस कांसेप्ट से क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। हम दो कांसेप्ट से निकालते हैं। एक तो होता है न्यूटन दैट वी कॉल्ड एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू v² - u²। तो जब हम कहेंगे कि हमें v² पता नहीं ना तो हमें u² पता है, अलबत्ता हम ये बात कहते हैं, कल भी हमने बोला, इससे पहले भी हमने बोला, अब भी बोलेंगे, रेस्ट बॉडीज का u क्या होता है 0। तो v इसका पता नहीं, लिहाजा ये वाला इसमें लगेगा नहीं। ये इसमें इधर हम देखेंगे a क्या बनता है v² - u² डिवाइड बाय 2s नहीं इसमें। तो अगर हमें v² पता होगा, u² पता होगा, s पता होगा, टाइम पता नहीं होगा, तब हम a कैलकुलेट करने के लिए थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे, जब हमें v पता नहीं है, u पता है, क्योंकि हम कहते हैं कि इनिशियल बॉडीज का u क्या होता है 0, टाइम भी गिवन है। सो वी विल यूज सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट चैप्टर से जो हमने पढ़ा था, s = ut + 1/2 of at²। s = ut + 1/2 of, इधर जगह था नहीं, मैंने पहले इसको साइड चेंज किया था, मैंने पहले लिखा ut + 1/2 of at² s। तो ut का वैल्यू, u का क्या वैल्यू रखा हमने, इनिशियल वैल्यू, वेलोसिटी 0 मीटर, t का क्या है 20, 1/2, a का वैल्यू निकालना है, t का हो गया 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू s किसके बराबर है 400 है, ठीक है। तो ये बनेगा 0, यहाँ से सिर्फ बच गया 1/2, a 20 क्या हो गया 400 इज इक्वल टू क्या हो गया 400। तो यहाँ से जाएगा 2 1s 2 2s, ये हो गया a इज इक्वल टू 400, ये इसका मल्टीपल है, यहाँ क्या आएगा डिवाइड, ये बन गया डिवाइड, दैट गोज हियर 200 1s 200 2s 400, or we can see that 0 and 0 2 zeros get cancelled, there remains 2 1s 2 2 2s 4। so it we called as a, इसका आ गया कितना 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर। अब हम निकालेंगे क्या F = m। मास तो पहले ही गिवन था, मास तो पहले ही निकालना क्या था a, वो तो हमने निकाला किस इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से। किससे निकाला, अब हम इसको लास्ट में पुट करेंगे F = ma, मास कितना है 7000 kg,
एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 7 2 14,000 किलोग्राम into meter बटा सेकंड स्क्वायर किलोग्राम into meter बटा सेकंड स्क्वायर is called as Newton. This is called as 14,000 Newton. हमने ट्रक के ऊपर या जो उसके अंदर अपना एक्सेलरेटर होता है इंजन ने 14,000 न्यूटन का फोर्स लगाया था जब इसने 400 मीटर का डिस्टेंस किस टाइम में किया था 20 सेकंड्स। ठीक है, हो गया क्लियर? बाकी जो है